ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको बीबीसी कहें, न्यूयॉर्क टाइम्स कहें, वॉशिंगटन कहें, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं है। वो भारत के बारे में एक प्रीसेट एजेंडा लेके, प्रीसेट नैरेटिव लेकर आते हैं और भारत के ऊपर थोप देते हैं। हम असभ्य हैं, हम बर्बर हैं, हम अनएडमिनिस्ट्रेबल हैं, हमारा शासन नहीं किया जा सकता, हम बटे हुए लोग हैं, हम अवैज्ञानिक लोग हैं, सुसंस्कृत नहीं है, ये बना दिया गया। मोदी आ जाएगा तो अधिनायकवाद आ जाएगा। अरे भाई, आप पत्रकार हैं या ज्योतिषी हैं? अब आप माफी मांगेंगे? आप क्षमा मानेंगे भारत के लोगों से? आपको मांगनी चाहिए अगर आपकी सही पत्रकारिता है तो। 1918 में गांधी को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था। अरे भाई, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ लेते, वही उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं कैसे बीमार हुआ। किसी ने जांच ही नहीं की। एक अखबार ने लिखा, लॉस एंजलिस टाइम्स ने, उसके बाद गल्फ न्यूज ने लिखा, उसके बाद बीबीसी ने लिखा, उसके बाद टेलीग्राफ ने लिखा। बिल्कुल झूठ था। किसी ने एक छोटी भी, जिसको बोलते हैं, फैक्ट चेकिंग नहीं की। धार्मिक स्वतंत्रता की एक जो कमेटी है यूएस सीनेट की, वो हर साल झूठ फैलाती है भारत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुद्गल और आज हम बात करने वाले हैं उमेश उपाध्याय जी से, जो कि एक लेखक हैं, पत्रकार हैं और तकरीबन 35 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आज आपकी लिखी हुई एक बहुत दिलचस्प किताब जिसका नाम है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स और इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी, इस पर हम बात करने वाले हैं और ये वो किताब है। सबसे पहला सवाल जो इस दिलचस्प शीर्षक को देखकर आता है कि ये जो किताब है वेस्टर्न मीडिया पर, जिस पर आपने पड़ताल की है, इसमें जो टाइम फ्रेम आपने रखा है वो गांधी और मोदी के बीच का टाइम फ्रेम है। इसका क्या कारण है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि गांधी भारत की आज़ादी के नायक थे और भारत की ये जो दूसरी आज़ादी है, जिसको हम बोलते हैं भारत के पुनरुत्थान की आज़ादी है, भारत के सशक्तिकरण का जो दौर है, इसके नायक मोदी हैं। और दोनों ही वेस्टर्न मीडिया के, पश्चिमी मीडिया के कुप्रचार का शिकार हुए और इसके बीच में भी जो भारत का नेतृत्व रहा, वह भी उस कुप्रचार का शिकार हुआ। तो इस लिहाज से ये कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यानी ऐतिहासिक टाइमलाइन से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन भारत का जो ताकतवर सशक्त नेतृत्व है, जो एक समय गांधी जी होते थे, और दोनों की तुलना की बात नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने तरह से भारत को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिहाज से पुस्तक का नाम ये रखा है। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, कहीं ना कहीं आप वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह भारत को या भारतीय विचारों को प्रस्तुत किया है, उससे थोड़े शुद्ध नजर आते हैं। तो इस किताब में ऐसे किन प्रकरणों का उल्लेख आपने किया है जो ये बताते हैं कि पश्चिमी मीडिया ने भारत को गलत तरीके से प्रस्तुत किया? ये बात क्षोभ की, रोष की, क्रोध की नहीं है जी। ये बात शोध की है। हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए चीजों को। एक, अगर आप देखेंगे पत्रकारिता में, जो मेरा तकरीबन 4 दशक का अनुभव है, हमें बताया गया कि अगर पत्रकारिता का जो निकष है, जो मानदंड है, जो पैरामीटर है, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको बीबीसी कहें, न्यूयॉर्क टाइम्स कहें, वॉशिंगटन कहें, ये अंतिम है। लेकिन आप जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, जितना गहराई से पड़ताल करते हैं, जिसको बोलते हैं कि एकदम गड़बड़ नजर आता है। लगता है कि एक पैमाने से, एक चश्मे से भारत को देख रहे हैं, भारत के नेतृत्व को देख रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं है। वो भारत के बारे में एक प्रीसेट एजेंडा लेके, प्रीसेट नैरेटिव लेकर आते हैं और भारत के ऊपर थोप देते हैं। यह इस पुस्तक के अंदर हमने पड़ताल की है, कोशिश की है। क्या कारण है कि भारत उनके निशाने पर रहा? किन वजहों से आपको ऐसा लगता है कि भारत को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है? देखो, जब अंग्रेज या यूरोपियंस पूरी दुनिया पर जीतने के लिए निकले और वो आए, तो उनके उद्देश्य क्या थे? बहुत साफ है जी। उनके उद्देश्य थे, जब वास्को डी गामा से पूछा गया कि आप यहां क्या लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा, वी हैव कम हियर टू सी क्रिश्चियंस एंड स्पाइसेस। हम मसाले और ईसाई लेने आए हैं, यानी धर्मांतरण और व्यापार। व्यापार यानी लूट खसोट,
जो उन्होंने की। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे पश्चिमी सभ्यता के, सिर्फ भारत के बारे में नहीं, बाकी देशों के बारे में भी। और जो वेस्टर्न मीडिया था, यानी जो उपनिवेशवाद हुआ, ये कॉलोनीज बनाई गई, वेस्टर्न मीडिया कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं था, कोई तटस्थ भूमिका में नहीं आया था। वो हमारे समाजों को ऐसे देखने नहीं आया था कि वो कैसे हैं जरा हम देखें। वो उनके एक औजार के रूप में आया, यानी जो वेस्टर्न वैल्यूज थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के वैल्यूज थे और जो लक्ष्य थे, वहां कॉलोनीज बनाना, पैसा वहां से लेना, शोषण करना और क्रिश्चियंस बनाना। तो वेस्टर्न मीडिया उस उपनिवेशवाद की पौध है, उसकी उपज है, कोई अलग नहीं है। तो वो उसकी पूर्ति करता है, यानी उन्होंने कॉलोनीज बनाई, वेस्टर्न मीडिया ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया जी। तो इन समाजों के ऊपर, भारत जैसे समाजों के ऊपर एक कहानी थोप दी गई, गढ़ दी गई। हम असभ्य हैं, हम बर्बर हैं, हम अनएडमिनिस्ट्रेबल हैं, हमारा शासन नहीं किया जा सकता, हम बटे हुए लोग हैं, हम अवैज्ञानिक लोग हैं, सुसंस्कृत नहीं है, ये बना दिया गया। और आज भी वही करता है, आज भी यही बताया जाता है कि हमारी डेमोक्रेसी चलेगी नहीं। जब 50 में हमारी डेमोक्रेसी आरंभ हुई, देखो भारत अब गया तो तब गया, उसके बाद ये हुआ कि ये तो बटे हुए लोग हैं, और अब मोदी आ जाएगा तो अधिनायकवाद आ जाएगा। अरे भाई, आप पत्रकार हैं या ज्योतिषी हैं? भारत की जनता को तय कर दीजिए ना कि भारत की जनता किसे चुनेगी जी। आप तो नहीं तय कर सकते ना। तो आपके कहने का जो मतलब है उससे मैं समझ पा रही हूँ कि एक दिशा निर्धारित कर दी गई दुनिया के लिए कि इस दिशा में ही आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचना है, या जो भारत की जो एक इमेज है, जैसे आपने कहा अंधविश्वास है, विकासवाद नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ। या आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि मीडिया ने इस तरह की भूमिका तय तो की, पर बात यह है कि आज भारत का जो मीडिया है वो इन बातों का खंडन या शोध क्यों नहीं करता? देखिए, मीडिया मैंने जैसे बताया उपनिवेशवाद की उपज है जी, और उनकी सोच उसी सोच से निकली हुई सोच है। एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, पिछले, जिसका मैंने पुस्तक में उल्लेख किया है, 2 साल पहले की घटना है। दिल्ली के अंदर एक महिला एक रेस्टोरेंट में गई, वो साड़ी पहनकर गई, उनसे कह दिया गया कि साड़ी स्मार्ट कैजुअल नहीं है, आप नहीं आ सकती। अब आप देखिए कि जो रोकने वाली बच्ची थी वो भी भारतीय थी, रेस्टोरेंट के मालिक भी भारतीय थे, रेस्टोरेंट चलाने वाले यानी मैनेजर भी भारतीय थे। तो ये सोच कैसे आ गई कि साड़ी पहन के आप रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते? यह मानसिक गुलामी है। तो आप ये कह रही है ना कि भारतीय मीडिया क्यों नहीं रोकता? मानसिक गुलामी के जो चिन्ह हैं सबके अंदर इतने घुस गए हैं कि जब तक हम वहां से तस्दीक ना करा लें। लता मंगेशकर बहुत महान गायिका हैं, लेकिन एमी अवार्ड नहीं मिला तो लता मंगेशकर महान नहीं होंगी। अगर भारत की सुंदरियों को, मतलब क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ना मिले तो भारत की लड़कियां सुंदर ही नहीं है। ये पैमाने हमारे दिमागों के अंदर फिट कर दिए गए और ये किए गए, ये लगातार पिछले कई सौ साल का जो नैरेटिव है हमारे दिमागों के अंदर, हमारी शिक्षा के द्वारा, हमारे मीडिया के द्वारा, हमारे संस्थानों के द्वारा लगातार भरा गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि भारतीय मीडिया भी वेस्टर्न मीडिया के फंडामेंटल्स पर काम कर रहे हैं? मीडिया तो उपज ही वहीं से हुआ। मीडिया पैदा किस लिए हुआ? मीडिया इसलिए पैदा हुआ कि जब मैंने आपको बताया कि ये जब नाविक वहां से चले तो आपको मालूम है ना कि वो तो यहाँ उन्होंने कंपनियां बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन कंपनियों में जो निवेशक थे वो जानना चाहते थे कि इन देशों के अंदर क्या हो रहा है। तो रिपोर्टर इसके पीछे पीछे आया। रिपोर्टर का काम था अपने निवेशक को सूचना देना, बाढ़ हुई कि नहीं हुई, झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई अकाल तो नहीं पड़ गया, ताकि निवेशक का पैसा सुरक्षित रहे। तो मीडिया तो उपज ही उसकी है। तो मीडिया के अंदर जो वैल्यू सिस्टम आया, मीडिया के अंदर जो संस्कार आए, वहीं से आए। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा मीडिया भी बहुत बातों के लिए, अरे बीबीसी में आ गया ये तो फाइनल है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, क्या बात है, और इतना झूठ लिखते हैं, इतना झूठ लिखते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 25 मई 2021 को लिखा कि भारत के अंदर कोविड से 4.2 मिलियन लोग मारे गए, 42 लाख लोग मारे गए।
उस दिन का आधिकारिक जो फिगर थी वो 3,07,000 थी। 3,07,000 को 42 लाख कैसे बना दिया? और क्यों बना दिया? उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के अंदर करीब 70 करोड़ लोग संक्रमित हैं कोरोना से। 70 करोड़ का मतलब गरिमा भारत की आधा आबादी जी, आधी आबादी से ज्यादा, हर दूसरा व्यक्ति। ये तो संभव ही नहीं था। और उसी पर उन्होंने एक कैलकुलेशन किया कि अगर 70 लोग संक्रमित हैं तो उनमें से 42 लाख लोग मर चुके होंगे, निकाल देते। मैं आप बताना चाहता हूं कि 2023 दिसंबर तक भारत, पूरी दुनिया के अंदर संक्रमित लोगों की संख्या 69 करोड़ थी, 69 करोड़ टोटल। और 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा था कि भारत में ही 70 करोड़ भारत में। जी जी। लेकिन अब उन्होंने एक कहानी बनाई। वो कहानी क्यों बनाई? क्योंकि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कोरोना ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि यार हमारे यहाँ इतने लोग मारे गए, हमारे यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है, भारत जैसे लोग में कम, भारत जैसे देश में कम क्यों है? तो उन्होंने एक कहानी गढ़नी शुरू की। कहानी गढ़नी ये शुरू की, इनके आंकड़े ठीक नहीं है, इनके आंकड़ों पर जिसको बोलते हैं शक पैदा शुरू कर दो, अविश्वास जाहिर करना शुरू कर दो। ऐसी कहानी पेश कर दी गई और भारत के मीडिया के बहुत सारे लोगों ने भी फिर उसको उठा लिया, वैसी की वैसी कहानी को उठा लिया। आपको हैरत होगी कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स की साइट पर अगर आप जाकर देखते हैं तो भारत में कुल मरने वालों की संख्या 5 लाख कुछ हजार है जी। तब आपने 42 लाख बोल दिया। अब आप माफी मांगेंगे? आप क्षमा मानेंगे भारत के लोगों से? आपको मांगनी चाहिए अगर आपकी सही पत्रकारिता है तो। और आपसे अगर सीरियस मिसकैलकुलेशन भी हुआ है तो भी इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू टू से सॉरी टू इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहना चाहिए। पर वो पत्रकारिता नहीं करते हैं। वो बेसिकली एक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं, एक नजरिए को आगे बढ़ाते हैं। उनका काम ही यही है। कोविड की जिस घटना का उल्लेख आपने किया है, इस किताब में भी उसका उल्लेख मिलता है। इसको पढ़ते वक्त मुझे एक और जो मैं अंडरलाइन कर पाई कि गांधी के परिप्रेक्ष्य में भी आपने एक अफवाह, एक बीमारी का उल्लेख किया है जो कि वेस्टर्न मीडिया ने उड़ाई थी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। 1918 का देखिए, बहुत कैसे नैरेटिव बनता कैसे है जी। मार्च में भारत में लॉकडाउन लगता है 24 मार्च को, यानी भारत में सीरियसनेस कोरोना की पहला केस आता है 30 जनवरी को, लेकिन कुछ 100 केसेस सीधे तब तक भारत के अंदर। अब क्या है कि अचानक से कहानी लिखनी शुरू हुई कि गांधी को भी 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू हुआ था। 1918 के अंदर एक स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी, कोविड से मिलती जुलती थी, जिसमें भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी जी। तो वेस्टर्न मीडिया को यह बताना था कि भारत के अंदर अब भी ऐसा ही हो सकता है। तो जब कुछ 100 केसेस ही थे तभी भारत में ये बताना उन्होंने शुरू कर दिया, देखो भारत में अभी कोविड आ रहा है। अभी पश्चिमी देशों में तो कहर बहुत हो रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में हुआ तो इनकी हालत वही होगी जो 1918 में भारत की हुई। और फिर उन्होंने कहा कि 1918 में गांधी को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था। गांधी बेसिकली अतिसार के शिकार थे। और हम पत्रकार लोग हैं, हमारा काम है कोई भी खबर देना, उसकी जांच कर लेना। गांधी जी की खबर की जांच कहां से होगी? अरे भाई, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ लेते, वही उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं कैसे बीमार हुआ। किसी ने जांच ही नहीं की। एक अखबार ने लिखा, लॉस एंजलिस टाइम्स ने, उसके बाद गल्फ न्यूज ने लिखा, उसके बाद बीबीसी ने लिखा, उसके बाद टेलीग्राफ ने लिखा, उसके बाद भारत के अखबार भी चालू हो गए। और गांधी जी क्या खाते थे, गांधी जी जब स्पेनिश फ्लू से बीमार हुए, सबने कहानियां बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल झूठ था। किसी ने एक छोटी भी, जिसको बोलते हैं, फैक्ट चेकिंग नहीं की। अगर कर लेते तो ये झूठ नहीं फैलाते कि गांधी स्पेनिश फ्लू के शिकार थे। आप खुद एक पत्रकार हैं, आप पड़ताल की बात करते हैं और अभी हम फिलहाल वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तानी मीडिया के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात पूछी जाए कि मान लीजिए एक सूर्य ग्रहण भी होता है तो बिना पड़ताल के किसी भी बाबा को बैठाकर इस तरह के सवाल किए जाते हैं, और फिर वैसे ही जो आप कह रहे हैं कि भारत के बारे में जो अंधविश्वास फैलाए जाते हैं या जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन्हीं को बलवती करती हुई बातें होती हैं। फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमको, भारत के मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो परोस रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है जी। आप अचानक से एक बाबा को कुछ अलग किस्म के कपड़े पहनाकर और पेश कर देते हैं कि जैसे वो सच बोल रहा है, ये उचित नहीं है। वहां लिखिए कि ये भविष्यवाणी कर रहा है जी, ये इसका आकलन है, सही या गलत हो सकता है।
क्योंकि भारत की इस तरह की इमेज को बनाने में पश्चिमी मीडिया तो दोषी है ही, हम लोग भी पीछे नहीं है, क्योंकि हम लोगों की स्कूलिंग वहीं से हुई है, उसी मीडिया से जी। अब अगर हम फिर से हिंदुस्तानी मीडिया की बात करें तो हम सब चाहते हैं कि कम से कम हमारे देश में एक मजबूत मीडिया तंत्र हो, लेकिन जब हम विश्व परिप्रेक्ष्य में सूची देखते हैं तो भारत का जो क्रम है वो बहुत निचले स्तर पर आता है। फिर ये कैसे होगा? ये सूची बनाने वाले कौन है, सूची किस आधार पर बनाई गई? मेरा तो सवाल यही है, ये आप उनसे तस्दीक कराना क्यों चाहते हैं, वैलिडेशन क्यों कराना चाहते हैं? वो ये कौन होते हैं, ये बताएं कि हम किस नंबर पर हैं, किस नंबर पर नहीं है। तो आप मतलब ये बात नकारते हैं कि वो सूची सही होगी? ये सूचियां ऐसे ही बनाई जाती है। उन सूचियों में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों की बात करता हूं। भारत को अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब के साथ रखा गया है। कैसी सूची है भाई, किसने बनाई, कौन है? उसको भाव देने की जरूरत ही नहीं है। ये सब सूची एक नैरेटिव बनाने के लिए बनाई जाती है। कुछ लोगों से बात कर ली जाती है, उनके आधार पर कुछ कह दिया जाता है जी। धार्मिक स्वतंत्रता की एक जो कमेटी है यूएस सीनेट की, वो हर साल झूठ फैलाती है भारत के बारे में, गलत बोलती है, सब उसको वैसा का वैसा छाप देते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि हमको उस तरफ देखना बंद करना चाहिए। चलिए, हम उस तरफ तो नहीं देखते, हम फिर से एक बार आत्मावलोकन की बात करते हैं। तो भारत का जो मीडिया है उसके लिए एक नया टर्म कॉइन हुआ है, गोदी मीडिया, जिससे आप भी परिचित होंगे और शायद आपको पता भी होगा कि ये कहाँ से आया है। तो फिर इस तरह का जब कोई टर्म भारतीय मीडिया के लिए भारत के लोग कॉइन करते हैं तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया का काम क्या है? हमारे संविधान के अंदर सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जी। यानी गरिमा, आप एक विचार रख सकती हैं, मैं एक विचार रख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। ये कैमरा के पीछे खड़े हुए ये एक विचार रख सकते हैं जी हाँ। किसी को विचार के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता ये गलत या सही है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है जी। लोकतंत्र का मतलब यही है। भारत में भारत की जो विरासत है उसका मतलब यही है। हम ये कहते हैं सत्य एक है, विप्र बहुधा वदंती, अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये बहुलवादी है। लेकिन जिस दिन आपने किसी मीडिया वाले को विचार के आधार पर कोई नाम दे दिया, गोदी मीडिया वगैरह वगैरह जो भी आप कह रहे हैं, उस दिन आप भी पत्रकार नहीं रहे ना। आप विचार के आधार पर, आप मोदी जी को पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करता, दोनों बराबर है ना भाई जी। आप जिस दिन आप ये कहते हैं कि पसंद करने वाला कुछ गलत है, तो फिर स्वतंत्रता कहां रही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां रही जी। तो वो उतने ही गलत हैं जितने वो नाम दे रहे हैं। ये मीडिया को इस आधार पर बांटना लोकतांत्रिक परंपराओं, भारत की बहुलवादी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। जो ये ऐसा कहते हैं, ना तो वो मीडिया वाले हैं, ना मीडिया कहलाने के हकदार हैं। सर, जब इस तरह की अफवाहें या मिसकंसेप्शन होते हैं और वो मीडिया की तरफ से फैलाए जाते हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया क्यों ना हो, इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? कैसे पड़ताल की जाएगी और ये किसकी जिम्मेदारी है? गरिमा, आप जब सब्जी लेने जाती हैं तो छांटती हैं अच्छी सब्जी कौन सी है, ठीक कौन सी है, गला हुआ पालक कौन सा है, सही पालक कौन है, बैंगन के अंदर कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, भिंडी नर्री तो नहीं है, मूली ठीक है कि नहीं है, आप लाते हैं। जब छोटे से खाने के बारे में आप इतनी पड़ताल करते हैं तो आपके पास जो खबर आई उस पर अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? अचानक से किसी ने अतिरेकपूर्ण बात कर ली, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया 42 लाख लोग मारे गए हैं, आपने कैसे उसको यकीन कर लिया? उसको अपने तर्क के, तथ्य के तराजू पर क्यों नहीं कसा? तो ये काम हम लोगों का भी है, आम दर्शक का, श्रोता का, पाठक का भी है कि ये जो अतिरेकपूर्ण खबरें जो आती हैं और खासकर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आती हैं, उसको संयम के साथ, धैर्य के साथ, अपनी सहज बुद्धि के साथ उसको तोल ले और 99% तो तय हो जाएगा ये गलत है या सही है। तो मैं जब यही कहता हूं, पड़ताल का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई खुर्दबीन लगाकर उसे कोई गूगल में जाके सर्च करना है। आप सहज बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से जब परखेंगे तो आप गेहूं से भूसे को अलग कर देंगे। पत्रकार का काम ही यही होता है कि सार सार को गहरे तोता देह उड़ाए, ये पत्रकार का काम होता है ना। सामान्य आदमी भी कर सकता है। मेरा मतलब पड़ताल से ये है। तो पत्रकारिता या जर्नलिज्म, मीडिया, जैसे हम चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, क्या उसको एक टेक की जरूरत पड़ गई है इस समय? नहीं, देखो, भारत का मीडिया
बहुत स्वतंत्र है, बहुत स्वाभिमानी है और मुझे बहुत गर्व है। भारत का मीडिया बहुत अच्छा है। दुनिया के मीडिया में अगर देखा जाए तो ये जो बाहर के लोग क्या कहते हैं कि फ्रीडम इंडेक्स में हम क्या है वगैरह वगैरह, उस पर मत जाने दीजिए। हमारा बहुत स्वतंत्र, निर्भीक, बेबाक मीडिया है। हमारा बहुत अच्छा मीडिया है, पहली बात तो ये है। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े समय बाद, अभी जब सोशल मीडिया आया उसके बाद बहुत सारी चर्निंग हो रही है। कई बार लौट कर पीछे देखने की आवश्यकता होती है कि आपने किया, ये सही किया कि नहीं किया। आप जब एग्जाम देते हैं ना, तो एक बार अपने प्रश्न को देखते हैं कि नहीं ठीक लिखा कि नहीं लिखा, कोई गलती हो गई कि नहीं हो गई। बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है। अदरवाइज मुझे भारत के मीडिया के ऊपर, मीडिया की ताकत के ऊपर बहुत गर्व है, उत्साह है, विश्वास है। बहुत अच्छा मीडिया है। एक बार फिर किताब के टाइटल पे लौटती हूँ। आपने लिखा है फ्रॉम गांधी टू मोदी। तो अगर हम मोदी जी की बात करें, हाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और इससे पहले जो मोदी जी की लोकप्रियता थी और जिस तरह से माना जा रहा था कि 400 के पार सीटें जाएंगी, आपको क्या लगता है ये जो चुनावी नतीजे हैं कहीं ना कहीं जो मोदी जी की लोकप्रियता है उसमें कमी दर्शाते हैं? ये देखिए पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आप मेरे से पूछेंगे तो मैं अलग जवाब दूंगा। देखिए, भारत जैसे लोकतंत्र में तीसरी बार चुना जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। लोकप्रियता कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये कुछ सीटों के आधार पर तय कर देना बड़ा मुश्किल काम है। मूल बात यह है कि अगर आप 10 साल रहते हुए भी लोगों के विश्वास को जीत पाए हैं दोबारा, तो ये एक अनूठी घटना है। अब ये 400 पार, 500 पार, ये तो चुनाव के अंदर बहुत सारे नारे दिए जा सकते हैं। ये सवाल वैसे भी बीजेपी से पूछना चाहिए, मेरे जवाब देने की बात नहीं है। लेकिन चुनाव के अंदर अपने लोगों को उत्साह देने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं, शायद इसीलिए कही गई होगी। मूल बात यह है कि मोदी जी लोकसभा के बहुमत के द्वारा अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दैट्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जिस दिन आपने 272 क्रॉस कर लिया, हो गया ना जी। बाकी तो सब फिर कहानियां हैं, बाकी तो सब तर्क है, और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, दोनों ही ठीक है। मूल बात यह है कि तीसरी बार लोकतंत्र में चुना जाना ये बड़ी मोहर लगाता है लोगों की कि ये सचमुच में ऐसे नेता को लोगों ने पसंद किया। आपकी जो किताब है, इसकी जो प्रस्तावना है, ये पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने लिखी है। जब ये किताब उन तक पहुंची, उन्होंने पढ़ी, तो उनके क्या विचार थे? जब मैं उनके पास गया तो मैं उनके पास असल में एंडोर्समेंट के लिए गया था। एंडोर्समेंट जिसे बोलते हैं, किताब के बारे में कोई 75 शब्दों के बीच में लिख देना। जिसके पीछे अगर आप देखेंगे किताब के अंदर, इसको एंडोर्स किया है हरिवंश ने, राज्यसभा के उपसभापति संजीव सान्याल जी ने, और अमित त्रिपाठी जी। तो मैं उनके पास एक ड्राफ्ट लेकर गया था। उनको पढ़ के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी प्रस्तावना लिखकर भेज दी, मेरे बिना अनुरोध किए ही। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने पुस्तक को पसंद किया। उन्होंने प्रस्तावना में ऐसा लिखा भी है कि भारत के मीडिया को भी सबक लेना चाहिए। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं, कि सीखने की जरूरत है और वेस्टर्न मीडिया के अंधानुकरण की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आवश्यक है भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो उमेश उपाध्याय जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो आपने किताब लिखी है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में सच को जानने समझने के लिए बहुत महती जरूरी किताब है। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वेब दुनिया पॉडकास्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया, समय दिया और आपके दर्शकों से बात करने का मौका दिया।